वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करेंगे शत्रुबोध का एपिसोड 60 नंबर 60 एपिसोड है। ठीक है, 3 महीना हो गया सब बनाते बनाते। थैंक यू आप अगर जुड़े हुए हैं मुझसे तो, पर कोई जुड़ा नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। आज बात करेंगे चाइना की कार इंडस्ट्री के बारे में, अमेरिका की कार इंडस्ट्री के बारे में और यूरोप की कार की इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लो कि कौन कौन सी कार इंडस्ट्रीज धरती पर हैं। ठीक है, किसी भी ब्रांड की कोई वैल्यू नहीं है। ब्रांड का मतलब दो कौड़ी की है। देश की वैल्यू होती है। देश उस चीज को पुश करता है, देश फ्री की जगह देता है, देश सब्सिडी देता है, देश इंसेंटिव देता है, देश सारी चीजें करता है कि उसके देश से वो कार बने, मैन्युफैक्चर हो और वो बाहर जाए, ताकि उसके लोगों को नौकरी मिले और बाहर के लोग जो है उनकी कार खरीदें और उनको जो है बाहर के देशों से पैसा आए। ठीक है, तो 4-5 लोग हैं इस पूरी खेल में। शुरुआत से बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कार बनी जर्मनी में। ठीक है, तो जर्मनी की कार बनी और सब बिकने लगी। फिर अमेरिका के हेनरी फोर्ड को ख्याल आया कि मैं दोबारा कार इन्वेंट करूंगा। ये साले इतने चोर हैं, ये हर चीज बनी हुई चीज को ये लोग अपने देश में फिर से जो है इन्वेंट करते हैं और फिर उसको मार्केट करते हैं। ठीक है, तो हेनरी फोर्ड ने फिर बहुत सारी कारें बनाई दुनिया के नाटक बता के। ठीक है, अब वो जर्मनी में भी कार बनती रही, अमेरिका में भी बनती रही, जापान में भी बनने लगी कार। ठीक है, भारत में एको कार नहीं बनती थी उस समय। ये बात हो रही है आपकी 1930s की, 40s की करके। ठीक है, फिर वो वर्ल्ड वॉर 1 आ गया और बवाल शुरू हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 आ गया, बवाल शुरू हो गया। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 से मेन खेल शुरू होता है। ठीक है, अब जर्मनी और जापान ने जो है अमेरिका के पैर पकड़ लिए, क्योंकि उस समय जो क्लियर विनर निकल के आया था वर्ल्ड वॉर 2 से, वो वैसे तो रसिया निकल के आना था, क्योंकि रसिया ने जो है जर्मनी को हराया था। बट क्योंकि न्यूक्लियर वेपन अमेरिका के पास था और उसने जापान पे उसका पटाखा भी फोड़ के दिखाया था, इसलिए जो क्लियर विनर था वो अमेरिका हो गया। अब जर्मनी और जापान ने जो है वो अमेरिका के पैर पकड़ लिए। तो 1960 में जो है वो आपके जापान ने, पहले जर्मनी ने कि पहले जापान ने पता नहीं, 1960 में एक देश ने, फिर 1970 में दूसरे देश ने जो है, जर्मनी जापान ने पीछे पीछे कारें बेचना शुरू कर दिया अमेरिका। ठीक, अब यहाँ से अमेरिका का गोल्डन पीरियड शुरू होता है। ठीक है, अमेरिका का डॉलर जो है वो सोने के भाव से बिक रहा था और अमेरिका ने कारें खरीदी दूसरे दूसरे देशों से। मतलब दूसरे देश लोहा खरीदे, दूसरा देश बवाल बनाए और ये कागज के नोट देके उसको खरीद लेते थे। ठीक है, ये बहुत दिन तक चला। 1980 में, 84 में लगभग, मारुति करके भारत में आ गई, जापान की कंपनी, और उसने जो है वो भारत में कार बनाना शुरू किया देश के साथ मिलके। इंदिरा गांधी सरकार से पहले संजय गांधी के साथ मिलके बनाया देश में कार। ठीक है, अब यहाँ से गेम जो है वो शुरू होता है। ठीक है, इसके बाद रसिया, सॉरी, चाइना में भी जो है कारें बनना शुरू हो गई। अब सीधे आ जाएंगे हम लोग 2015 में, 2012 में आ जाते हैं, जब सी जिनपिंग जो है वो चाइना के राष्ट्रपति बनते हैं शाहरुख खान स्टाइल में, और अमेरिका का जो है गिटार बजाना शुरू करते हैं। कैसे गिटार बजाते हैं? ठीक है, देखिए, चाइना की एक स्ट्रेटजी ये है कि पहले जो है लोगों को सस्ता माल दो, इतना सस्ता माल दो कि वो तुम्हारे माल के बिना सरवाइव ही ना कर सके। अगर वो टैरिफ भी लगाए, अगर वो देश में बवाल भी बनाए, तब भी जो है वो सस्ता माल उनके देश में घुस के और उनकी इंडस्ट्री को, उनके लोगों को बर्बाद कर दे। ठीक है, आप ये समझ लीजिए चाइना ने बटन की पूरी एक शहर बसा रखा था, हर तरह के बटन। तो पूरे दुनिया में अगर कहीं भी बटन बनता था तो वो अमेरिका, चाइना में ही बनता था। फिर उन्होंने जूते के साथ यही किया, फिर उन्होंने पर्स के साथ यही किया, फिर उन्होंने अब मोबाइल और लैपटॉप के साथ भी यही कर दिया है। जिस लैपटॉप पे मैं बना रहा हूँ वीडियो, ये भी चाइना में ही बना हुआ है। आप हजार कोशिशें कर लो लेकिन आपको चाइना का ही लैपटॉप खरीदना पड़ेगा।
अमेरिका बहादुर भी लड़ता जरूर है, पर वो खरीदता वो चाइना से ही है। अरे ये डोंगल ओंगल भी उनको लगता सब वहीं से आता है, छुट्टियां बनाते साले बस। ठीक है, फिर हम लोग वापस आएंगे कार की इंडस्ट्री पे। 2024 और 2025 के आंकड़े हैं मेरे पास। सुनने में अभी तक हल्ला ये है कि चाइना जो है वो इलेक्ट्रिक कार बेच के जो है दुनिया को हिला रहा है। BYD जो है यूरोप में हल्ला मचा रही है। कुछ डेटा है मेरे पास, मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूँ। मेक्सिको में 2 लाख कार जो है वो 2024 में बेची थी चाइना ने। 14% ऑफ द टोटल कार सोल्ड इन मेक्सिको। ठीक है। साउथ अफ्रीका 16% और 30,000 कारें जो है वो बेची थी। इस साल 10% बढ़ गया है। चिली छोटा सा देश है साउथ अमेरिका में। चिली में लिथियम बहुत आता है वहां से। उसका 1/3 सेक्टर जो है वो चाइनीज कारों से पटा पड़ा है। इसमें गैसोलीन भी है, इसमें ईवी भी है। रसिया 50% चाइनीज कार्स, क्योंकि अभी यूक्रेन वॉर 4 साल से जो है अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा था, इसलिए सारी की सारी कार्स जो है जो नई बिकी हैं वो रशिया में, वो चाइना की ही बिकी है। ब्राजील 2024 में 15%, 2030 में, सॉरी 2025 में 30%। ये मैं चेंज बता रहा हूँ, 2024 से 2025 में जो चेंज आया है चाइनीज कार का, जो एक्सपोर्ट बढ़ा है इन देशों में, वो बता रहा हूँ मैं। ठीक है। इंडोनेशिया 24 में 20%, 25 में 35%। रसिया फिर से आ गया। मेक्सिको 10% 2024 में, 20% 2025 में। टर्की 25% 2024 में, सॉरी 15% 2024 में, और 25 में 25%। ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे हैं, लेकिन मैं स्किप कर रहा हूँ और सीधे आ रहा हूँ आपका क्या नाम है पाकिस्तान पे। 20% 2024 में, 35% 2025 में। ठीक है। तो अब चाइना कर क्या रहा है? जो उसने बटन के साथ किया था, जो उसने जूते के साथ किया था, जो उसने पर्स के साथ किया था, अब वो करने जा रहा है कार के साथ। कार की इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो कि बड़ी ही वाइटल इंडस्ट्री है किसी भी देश के लिए। ठीक है। और जब चाइना दुनिया में 50% कारें बेचने लगेगा, जो कि अगले साल हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए, अब चाइना की सब्सिडी स्कीम को समझने की कोशिश करिए। ठीक है। अगर साउथ कोरिया ऐसी स्कीम चलाता है, जापान ऐसी स्कीम चलाता है, या अमेरिका ऐसी स्कीम चलाता है, तो उसमें बहुत ज्यादा करप्शन होने के चांसेस। चाइना में करप्शन की सजा फांसी है। ठीक है। तो अगर चाइना 100 रुपए देता है, तो पक्की बात है कि 90 रुपया जो है सब्सिडी सही जगह जाएगी। और इन डेमोक्रेसीज में अगर कोई 100 रुपए देता है एज ए सब्सिडी, तो 50% सब्सिडी और 50% भाई की जेब में। ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो चाइना ने गेम पलटा है, तो आप क्या ही कर सकते हो। और मैं एज ए भारत के तौर से इस बात का खुशी जाहिर करना चाहता हूँ कि चाइना कम से कम अमेरिका की ऐसी तैसी कर रहा है। चाइना जो है वो जर्मनी जापान की ऐसी तैसी कर रहा है, क्योंकि ये वो देश हैं जिन्होंने अमेरिका को शक्ति दे रखी है। अमेरिका जो शक्तिमान बना घूम रहा है, वो जो मणि नहीं थी उसके पास बड़ी सी, इसमें से शक्ति लेता था, क्या नाम है, शक्तिमान, और शक्तिशाली हो जाता था, कमजोर होने पे वहीं जाता था। तो अगर चाइना अमेरिका शक्तिमान है, तो वो इन्हीं देशों से शक्ति लेता है, जो वर्ल्ड वॉर 2 में हार गए थे, जिनको इसने डेवलप किया। जैसे साउथ कोरिया को इसने डेवलप किया है, ताइवान को इसने डेवलप किया है ना। आपके क्या नाम है, ये जापान और जर्मनी, ये वर्ल्ड वॉर 2 हार गए थे, तो तब से इसके गुलाम बने बैठे हैं। ठीक है। लेकिन ये सब की भट्ठा बैठने वाला है, क्योंकि चाइना ने डार्क फैक्ट्रीज बनाना शुरू कर दिया है चाइना के अंदर। तो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो टेस्ला से भी जो है आधी हो गई है। फिर वो लोग फ्री की जमीन देना जानते हैं, फिर उनके यहाँ आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप मान लो लेबर यूनियन हो, ठीक है, मेक्सिको में, अमेरिका में, भारत में, तो हाय हाय करने लगोगे, आए जय हो। हमें चाइना में होता नहीं है। ठीक है। तो वहाँ के गरीब लोग परेशान हैं, बट
इसकी देखो, ये जो मोन्यूमेंटल चेंज आ रहा है ना, ये मोन्यूमेंटल चेंज जो है वो देश दुनिया को बदलने वाला है। जो यूरोप के देश, जापान कल तक बहुत अमीर थे, वो अगले साल गरीब होंगे, फिर अगले साल गरीब होंगे, फिर अगले साल गरीब होंगे, फिर भूखों मरने लगेंगे। ठीक है, तब अमेरिका की ऐसी तैसी हो जाएगी। और वो अमेरिका बहादुर जो ग्लोबलाइजेशन की बातें करता था, अब वो बात करेगा अपनी इंडस्ट्री बचाने की। अभी मेक्सिको ने 50% टैरिफ लगाया है एशिया की से आने वाली कारों पर। मतलब किस पे लगाया है? चाइना पे और भारत पे। ठीक है, कोई बात नहीं, लगा लिया। लेकिन जो पार्ट्स जाएंगे, उसके टुकड़े जाएंगे, कार के प्रोडक्ट होते हैं जैसे आपका टायर हो गया, हेडल हो गया, वो टुकड़े में भेज देगा कार भाई। चाइना ऐसा हरामी देश है, मतलब चाइना चाइना एक क्लासिक केस स्टडी है। और अगर चाइना डेमोक्रेसी होता तो ये लोग कभी भी उसको जो है आगे आने नहीं देते। उसकी कोई ना कोई लकड़ी लगाने बैठ जाते, कोई ना कोई राहुल गांधी वहां पे खड़ा कर देते, और वो जो है अंदर से चाइना को नुकसान पहुंचाता रहता। किसी को रमन मैग्सेसे का अवार्ड दे देते, किसी को नोबल लॉरिएट बना देते, इकोनॉमिक्स का जानकार, महापंडित, महाज्ञानी है। कोई वो क्या नाम था उसका, अरे वो साला आरबीआई का गवर्नर था कुछ दिन पहले तक, बहुत बोलता है, रघुराम राजन। किसी न किसी को पैसा दे के चाइना में लकड़ी लगाते रहते, बट क्योंकि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है तो तुम प्रदर्शन नहीं कर सकते हो। तुमको इतना मारेंगे कि तुम्हारे अंदर का भगत सिंह जो है वो हार मान जाएगा। मैं यहाँ पे भगत सिंह को बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं भगत सिंह को लगभग लगभग जो है वो भगवान की श्रेणी में रखता हूँ। लेकिन भगत सिंह को भी फांसी हो गई तो उसके बाद तो वो नहीं बोल पाया ना। चंद्रशेखर आजाद जो है, लास्ट में पकड़े जाने के डर से उन्होंने खुद को गोली मार ली ना। यही होगा आपके साथ अगर आप चाइना में जो है क्रांतिकारी बनने की कोशिश करोगे तो। और जिसको विश्वास नहीं वो तियानमेन स्क्वायर को पढ़ ले, जान ले, समझ ले। ठीक है, तो फिर से ड्रेसडेन जर्मनी में 80 साल पुरानी एक फैक्ट्री बंद हो चुकी है। वोल्क्सवैगन की फैक्ट्री थी और वो अब चाइना में खुलने जा रही है। ठीक है, और चाइना में जितनी कारें बन रही हैं वो सब देश से बाहर जाना चाहती हैं ज्यादातर। इसकी वजह से चाइना अमीर होता जाएगा, अमेरिका और यूरोप गरीब होते जाएंगे। भारत को अपनी इकोनॉमी को बचा के रखना है ताकि जो है ये कारें भारत ना आने पाए। सिर्फ यही एक रास्ता है, नहीं तो ये टाटा वाटा सब बिक जाएंगी एक साथ। ठीक है, तो चीयर्स कि अमेरिका की ऐसी तैसी होने वाली है। और अपनी जो है वो लुंगी बचा के रखनी है, नहीं तो अपनी भी लुंगी इसी में चली जाएगी। ठीक है, द राइज ऑफ चाइनीज कार्स, यही है शत्रुबोध का एपिसोड 60। थैंक यू फॉर लिसनिंग।